साला डिजिटल उर्दू पर आप सबका खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे केस पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के अदालती निज़ाम को हिला कर रख दिया। ये है 7/11 मुंबई ट्रेन बम धमाकों का मुकदमा। इस केस में गिरफ्तार किए गए अफराद में से सिर्फ एक शख्स को बरी किया गया और वो हैं डॉक्टर वाहिदुद्दीन मोहम्मद शेख। सन 2006 में सिर्फ 28 साल की उम्र में वाहिद शेख को महाराष्ट्र एटीएस ने MCOCA के तहत फर्जी इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया। 9 साल उन्होंने जेल में गुजारे। इस दौरान उन्हें अज़ियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ा। अपने वालिद को खो दिया, वालिदा की ज़हनी हालत बिगड़ गई और उनके बच्चे स्कूल्स में दहशतगर्द के बच्चे कहलाकर ज़िल्लत सहने पर मजबूर हो गए। 2015 में जज यतीन शिंदे की खुसूसी अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं। वो अब भी 30 लाख रुपए के कर्ज में दबे हैं और बतौर स्कूल टीचर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बरीयत के 10 साल बाद वाहिद शेख ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 9 साल की नाहक कैद पर 9 करोड़ रुपए मुआवजा का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि यह खैरात नहीं बल्कि इंसाफ और जवाबदेही का पहला कदम है। वाहिद शेख कहते हैं कि कोई भी पैसा 9 साल वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन ये मुआवजा इस बात का एतराफ़ होगा कि मेरे साथ जुल्म हुआ और ये यकीन दिलाएगा कि किसी और बेगुनाह की ज़िंदगी यूँ बर्बाद न की जाए। और ये सिर्फ वाहिद शेख की कहानी नहीं, ये सवाल है इंसाफ का, इंसानियत का और हमारी जमहूरियत की ज़मीर का। ये सिर्फ एक शख्स की पुकार नहीं, ये पूरे निज़ाम की पुकार है कि क्या भारत में गलत तौर पर कैद किए गए अफराद के लिए कोई मुस्तकिल कानूनी तरीक़ा होना चाहिए? क्या दहशतगर्दी के मुकदमात में मुसलमानों को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है? क्या हमारी अदलिया में इतनी ताकत है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर सके? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मुलाहिज़ा करें वाहिद शेख के साथ हमारी खुसूसी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 7/11 मुंबई धमाके केस में आपको 9 साल की नाहक कैद पर आपने 9 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। जी तो आपने आपकी बरीयत के 10 साल बाद इस मुआवजे का मुतालबा क्यों किया? कोई ख़ास वजह है क्या इस बात की? जी, वो ख़ास वजह है और हम लोगों ने जो अर्ज़ी दाखिल की है उसमें वो वजह भी लिखी है। असल में हुआ ये 2015 में जब हमें जजमेंट आया ट्रायल कोर्ट का, तो मुझे तो बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन 12 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी। आप जानते हैं कि 5 लोगों को फांसी की सज़ा और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी। जी। तो ये बहुत ही दर्दनाक बात थी हमारे लिए कि बेगुनाह लोगों को हमारे केस में फांसी की और इस तरह की सज़ा लगी है। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाना चाहता था 9 करोड़ रुपए मांग कर, है ना, और उनके जख्मों पे नमक पाशी नहीं करनी थी। बिल्कुल। दूसरी वजह ये थी कि अगर मैं इस तरह की कोई अर्जी उस वक्त दाखिल करता तो उसका दबाव हाईकोर्ट में इनके केस पर पड़ता। हुकूमत और एटीएस जो है बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं इनके खिलाफ और किसी ना किसी तरह इनका कन्विक्शन हाईकोर्ट में भी लेने के लिए वो हथकंडे इस्तेमाल करते। तो इन 2 वजूहात की बिना पर हमने खामोशी इख्तियार की और हमने कहा कि हम उस वक्त तक सब्र करेंगे जब तक कि ये हाईकोर्ट से सारे छूट ना जाए, और उस वक्त तक सब्र करेंगे जब हाईकोर्ट में ये पूरी तरह साबित ना हो जाए कि पूरा केस ही बोगस था। जी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सारे लोग छूट भी गए और पूरा केस ही बोगस था, ये बात भी सामने आई है। तो ये जो है मुनासिब मौका है कि हम जो है इस पर अपनी कंपनसेशन की अर्जी फाइल करें, इसलिए हमने 10 साल बाद ही सही आज ये एप्लीकेशन फाइल कर दी। अच्छा, इस केस के दौरान ये केस काफ़ी लंबा चला और कस्टडी में रहे बहुत लोग। तो अब इसमें मैंने पिछली दफ़ा सुना था कि एक साहब की मौत भी हो गई इस दौरान, बिल्कुल। उनकी रिहाई के ऐलान से पहले। तो उनके लिए भी क्या आपके पास कोई ये है कि उनकी तरफ से कोई केस फाइल कर सकें, उनको कोई कॉम्पनसेशन दिलवा सकें, कुछ ऐसा है आपके पास? उसमें देखिए, अगर उनके घर वाले अगर आमादा है, से उनकी बूढ़ी माँ है, उनकी बेवा बीवी है, उनके 5 बच्चे हैं,
तो हम बात करेंगे, हम तो एक एनजीओ भी चलाते हैं, आपको पता होगा, इनोसेंस नेटवर्क। जी तो जी। हम उसके ज़रिए से उनसे बात करेंगे, अगर वो आमादा होते हैं तो हम उनके बिहाफ में, यानी उनके ज़रिए से कमाल के बिहाफ में हम कंपनसेशन की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हम माहिरीन की थोड़ा सा राय भी ले लेंगे, वकला की, कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। अगर इसमें ज़रा भी हमको उम्मीद लगती है, आई मीन प्रोविज़न फाइल करने की, तो हम ज़रूर फाइल करेंगे। अब मिले नहीं मिले वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर इसमें प्रोविज़न निकलता है माँ की तरफ से या बेवा बीवी की तरफ से, तो हम ज़रूर फाइल, हमें इनफैक्ट सोच ही रहा था कुछ दिनों से कि कमाल के लिए भी अर्जी फाइल की जानी चाहिए, बशर्ते कि उसके घर वाले तैयार हो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने साबिक इसरो साइंटिस्ट का भी जो है हवाला दिया है, इसकी तफसील क्या है, जरा हमें समझा दें साहब। ये डॉक्टर मोहम्मद हनीफ या वो हो, नहीं साइंटिस्ट जो नंबी इसरो के ना, नारायण, हाँ नंबी नारायण, हाँ, जी। नंबी नारायण को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और इन पर ये इल्जाम थे कि इन्होंने कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों को प्रोवाइड की वगैरह वगैरह, और 50 दिन उनको कस्टडी में रखा गया था। बाद में वो केस छूट गया और ये पता चला कि बिल्कुल गलत केस बनाया गया है। और उनके खिलाफ हाई कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि जिन अफसरान ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मतलब ये बरी भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा उनको देने का बात कही, इन्हें पर डे 1 लाख। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी कुछ रकम दी, एनएचआरसी ने भी कुछ रकम दी, और फिर केरला गवर्नमेंट ने जो है उनको क्या कहते हैं 1,15,00,000 समथिंग कुछ दिए। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में थी, वो सारी पिटीशन में हमने वो रेफरेंस भी लगाया एनएचआरसी का। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत को एक मुस्तकिल कानूनी तरीक़ेकार बना देना चाहिए ताकि इस तरह से गलतफहमियों बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होगा कि बीच में हुकूमत का ही एक इदारा है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 2018 में उनकी एक रिपोर्ट शाये हुई, रिपोर्ट नंबर 277, और उस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि रॉन्गफुल जो इनकार्सिरेशन होता है उसमें कंपनसेशन दिए जाने का प्रोविजंस इंडिया में होना चाहिए, कानून बनने चाहिए। 2018 से देखिए 2025 चल रहा है, उस रिपोर्ट को, जो कि हुकूमत की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को इन्होंने अभी तक के एक सेंस में लागू नहीं किया है। उस रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, अब जरूरत पड़ चुकी है। अच्छा, तो मैं जी बताइए साहब। तो मैं समझता हूँ उस रिपोर्ट की बुनियाद पर और हमारा जो मुतालबा है, हमने क्योंकि एक बहुत तगड़ा मुतालबा किया है इनसे, 9 करोड़ की रकम इनके लिए काफ़ी बड़ी हो। हाँ, मैं यही पूछना भी चाह रही थी कि 9 करोड़ ही क्यों, मतलब कोई ये खास फिगर क्यों, कुछ कम या ज्यादा? मेरा असल में देखिए, भारत में तो कोई कैलकुलेशन है, अमेरिका में कैलकुलेशन है, पर डे इतने डॉलर मिलेंगे। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी जगह कैलकुलेशन है कि आपको इतने महीने अगर आप हैं तो इतने डॉलर मिलेंगे, इतने यूरो मिलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन भारत में कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जब कोई कैलकुलेशन नहीं है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई वो कितने साल अंदर रहा, किस पीरियड में वो अंदर रहा, जवानी के पीरियड में आपने डाला या बुढ़ापे के पीरियड में डाला। तो उस हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन 9 करोड़ रुपए बनता है। हाँ। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन एज सच यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो हमारा जो जवानी का पीरियड जो पीक होता है, मैं 27-28 साल में गया, 38 साल में बाहर आया, और मेरी नौकरी चले गई और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो गई। मैं जो बाहर रह के पढ़ सकता था, जो प्रमोशन ले सकता था, जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, वो सारी चीज़ें तो मैं खो चुका। मेरे बच्चे महरूम हो गए बाप के साये से, एक तरह से वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सके, है ना। सारी चीज़ें हमने मेंशन की है उसमें। तो इन सब के कैलकुलेशन के हवाले से हमने वो हालांकि 9 करोड़ रुपया
उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसी जी, पे तो पूछना हमने चाह रही हूँ। हमने इसी मतलब ये कह सकते हैं आप रैंडमली हमने कहा, क्योंकि जब ये जजमेंट आया 7/11 ब्लास्ट का तो लोग इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कंपनसेशन होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए पहले तो, और कम से कम पर पर्सन पर ईयर पर करोड़ तो देना चाहिए। मैंने कहा था 19 साल है तो उनके 19 करोड़ रुपए पर पर्सन दीजिए। तो उसी जबान पर अगर हम कायम रहे तो वो 19 साल थे, मैं 9 साल था, इसलिए मैंने 9 करोड़ मांगे। तो एक वैलिड जस्टिफिकेशन है इसका आपके पास। जी जी। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बहुत से नौजवान जो है इसी तरह से जेलों में बंद हो चुके हैं और इंसाफ से पूरी तरह मायूस हो चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना है मुझे कि भाई कानूनी जो लड़ाई है बड़ी तवील है। ये शैतान की वो आंत है जिसमें शुरुआत तो होती है, ख़त्म नहीं होता। तो इसमें आपको मुसलसल जो है लड़ते रहना है ना, कानूनी जंग करते रहना है और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। जिस तरह से इस केस में आपने देखा होगा कि किस तरह आरटीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, है ना, कंप्लेंट बार बार फाइल करके, बार बार वकीलों का साथ दिया गया, वकीलों के शाना पर शाना खड़े रहकर एक्यूज ने स्टडी की, पॉइंट्स निकाल कर दिए। तो हर जो नौजवान जो पढ़ा लिखा है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो अंदर अपॉर्चुनिटी, इस केस में भी आपने देखा होगा लोग अंदर जाके लोगों ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लॉ की डिग्री हासिल की, है ना, लोगों ने किताबें लिखी। मेरी किताब आप जानते हैं बेगुनाह के खुद अंदर है। आपने एक फिल्म भी आप पर एक बनाई गई, मेरी एक पर फिल्म भी बनी है मुलिम नाम की। तो मुसलसल जो है आपको काम करते रहने, यानी छोड़ दिया, नाउमीद हो गए, मायूस होके बैठ गए या सिर्फ वकीलों के भरोसे आप बैठ गए, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। ये इसमें जो है ना, कहते हैं ना, एक बड़ी फौज की जरूरत है। ये जंग तन्हा नहीं लड़ी जा सकती, इसमें फौज की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। तो सबके साथ शाना बशाना खड़े होके आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है जीत सकते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि क्या आप महसूस करते हैं कि भारत में जो है ये कुछ हद तक खुली बात भी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दहशतगर्दी से जुड़े मुकदमात में मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल यही है, और हमने इसी लाइन पर हमने पूरी किताब लिखी है, बेगुनाह कैदी। और उस किताब में हमने जो है सरकारी दहशतगर्दी को दर्शाया है और ये बताया है कि किस तरह से मासूम मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ दहशतगर्दी के केसेस में, चाहे वो हमारा केस हो, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर का ब्लास्ट हो, चाहे वो जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट हो, चाहे वो मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हो, एक सीरीज है जिसमें मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया और साबित भी हुआ है कई केसेस में। अभी ताज़ा मिसाल हमारे केस की है। तो ये बात सही है कि मुस्लिम नौजवानों को भारत में दहशतगर्दी के केसेस में बड़े पैमाने पर फंसाने का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। जी जी, ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साला डिजिटल से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया।